तो लता जी के गाने गाते गाते आवाज़ कुछ ऐसी हो गई कि फिर हम मुकेश जी के गाने लगे। तो अब मैं गाना भी शौक़ के लिए गाता हूँ, मैं कवि सम्मेलन भी शौक़ के लिए करता हूँ कि अगर आप सुरीले हैं ना तो आप जब गुनगुनाएंगे तो सुरीला ही लगेगा। फिल्मों में लिखने का अवसर मिला, लेकिन मैं उसका लाभ उठा नहीं पाया या मुझे समय नहीं मिला। इसीलिए तो सब सुख मुझसे दूर हो गए, क्योंकि मैंने दुख को अंगीकार किया है। ये जो पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों को जिन्होंने अपनी कलम से पिरोया है, उकेरा है कागज़ पर, वो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं, मशहूर गीतकार। और कोटा इनका आना इस संदर्भ में हुआ कि जनकवि विपिन मणि जी का जो हीरक जयंती समारोह था, उसमें आप अपनी काव्य रचनाओं को पढ़ने के लिए कोटा पधारे थे। सबसे पहले तो कोटा पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बातचीत की शुरुआत करूं मैं, क्योंकि मैंने दुख को अंगीकार किया है। सुख और दुख ये दोनों यकीनी तौर पर जीवन के उतार चढ़ाव में आते ही हैं, लेकिन बात लोग सुख की करते हैं। आपने दुख को अंगीकार क्यों किया? क्योंकि इसका जवाब भी मैं अगर काव्य की पंक्तियों में देना चाहूँ तो मैंने कभी ये भी लिखा था कि जीवन का कटु सत्य यही है, दुख से सुख की नींव बनी है। हाँ। जिसने दुख की पौध लगाई, सर पे सुख की छाँव घनी है। जब तक दुख आपका को महसूस करने की क्षमता, दुख को अनुभूत करने का सामर्थ्य आप में नहीं है, तब तक सुख का आनंद आप उठा ही नहीं सकते। सुखी वही है जिसने दुख को देखा है। जिसने कभी दुख को देखा ही ना हो, जो कभी भूखा रहा ही ना हो, उसे रोटी का महत्व कैसे मालूम होगा। तो सुख चाहिए तो दुख को अनुभूत करना चाहिए। आपने पहली ही पंक्ति में रोटी की बात कर दी, और जहाँ पर बात रोटी की होती है वहाँ पर बात हम फिर ये जो कला है या कृतित्व है या इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो गीतकार हो गया, चाहे संगीतकार हो गया। आप बॉलीवुड के संगीतकार हैं तो आप समृद्ध हैं, लेकिन अगर आप छोटे मोटे कह सकते हैं हम कि भजन कीर्तन और जगराते और ये सब चीज़ें करते हैं, तो कई बार उनके सामने वो परिस्थितियां भी आ जाती है कि घर चला पाना उनके लिए मुश्किल होता है। और एक बड़ा वर्ग, राजस्थान में तो विशेषकर अगर आप बाड़मेर जैसलमेर की तरफ चले जाएं, तो वो एक बड़ा वर्ग जो है वो इसी पेशे पर आश्रित है कि क्या करते हैं साहब, गाते बजाते हैं। रंगमंच कोई व्यक्ति करता है, काव्य रचनाएं पढ़ता है, तो एक बहुत बड़ा उसके साथ ये ड्रॉबैक होता है, उसको अपना बैकअप लेकर के रखना पड़ता है। और कई बार जब उससे कहते हैं कि साहब क्या करते हो, तो कि नहीं साहब थिएटर करता हूँ, नाटक करता हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, शौक के लिए कर लेते हो, पर करते क्या हो। ये सब चीज़ें भी सामने आती है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा चाहे रंगकर्म से रिश्ता हो, चाहे संगीत से रिश्ता हो, चाहे साहित्य से रिश्ता हो, इन तीनों ही चीज़ों में मेरी अभिरुचि बचपन से रही है। अगर मैं थोड़ा सा अपने आप के बारे में बताऊं तो मैंने पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तब पढ़ा था जब मैं कक्षा 8 में था। अच्छा। और उस समय से मैं निरंतर कवि सम्मेलनों में व्यस्त रहा हूँ। कवि सम्मेलन मैंने पढ़े हैं। संगीत से मेरा बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं कक्षा 6वीं में था और मेरी आवाज़ उस समय बहुत पतली हुआ करती थी, तो मैं लता जी के गाने गाता था, वो भी ऑर्केस्ट्रा में। और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हैं। फिर बीच में जब एक लड़कों के साथ में ये समस्या होती है कि उम्र के साथ में उनकी आवाज़ भी बदलती है, तो लता जी के गाने गाते गाते आवाज़ कुछ ऐसी हो गई कि फिर हम मुकेश जी के गाने लगे। इतना परिवर्तन आया। और ये जो शौक़ था, ये जो अभिरुचियाँ थीं, देखिए हर समय व्यक्ति एक सा नहीं होता है। अगर आज कुछ अच्छा है तो कभी कुछ अच्छा नहीं भी रहा होगा। हमने अपना वो समय भी देखा है जब हमारा स्ट्रगल का दौर था। मैं जब घर से बाहर निकला, मैं एक ऑर्डिनेंस की ट्रेनिंग के लिए अपने गांव से, मैं एक छोटे से गांव का पला बड़ा व्यक्ति हूं, पिताजी एक सामान्य व्यक्ति थे।
गांव और अपने जो शुरुआती दौर है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं बेसिकली मेरा जन्म हुआ था सिवनी, मध्य प्रदेश में सिवनी ज़िले के पास बरघाट एक जगह है, बरघाट में मेरा जन्म हुआ। और पिताजी मेरे आयुर्वेदाचार्य थे, आयुर्वेद के डॉक्टर थे। और एक बहुत ही सामान्य और साधारण पृष्ठभूमि से, सामान्य और साधारण परिवेश से हम लोगों की बचपन बीता है। हम लोगों की स्कूली शिक्षा बरघाट में ही हुई है। लेकिन ये हुआ कि आफ्टर 12th 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, पहले मेरे बड़े भाई साहब वो बाहर निकले, तो वो बरघाट से निकल कर चेन्नई गए। और फिर एक आध साल बाद फिर मैं बरघाट से बाहर निकला। तो मैंने, चूँकि मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक ट्रेनिंग के लिए मेरा हो गया था, तो मैं वहाँ चला गया। लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि दो दो घर के बच्चे घर से बाहर निकले हों लगभग एक ही समय में, और पिताजी उनके लिए कुछ खर्च के लिए पैसे भेज सकें। तो ये जो मैं कह रहा था कि आपका जब किसी अतिरिक्त कला के प्रति या जब आपका समर्पण रहता है या झुकाव रहता है, वो आपको कैसे काम आती हैं। जी। ये था कि पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे। भाई साहब ने अपना अलग स्ट्रगल किया, वो चेन्नई चले गए, चेन्नई से में उन्होंने मेहनत की। मैं बरघाट से जब जबलपुर आया तो वो एक सिचुएशन थी कि मुझे जो ट्रेनिंग का स्टाइपेंड मिलता था 360 रुपये महीने का ट्रेनिंग के दौरान, और उस 360 रुपये में मैं पूरे महीने का अपने खर्च मुझे करना था, या तो फिर मुझे अतिरिक्त कुछ तो करना था। तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था। तब नई जगह पर, वो जबलपुर एक बड़ा शहर था हमारे लिए, मैंने थोड़े से ऑर्केस्ट्रा वालों को तलाशे, क्योंकि मुझे मालूम था कि शहरों में तो कम से कम ऑर्केस्ट्रा सिंगिंग वालों को पैसे मिलते हैं। फिर मैंने ऑर्केस्ट्रा में गाने गाए, तो सपोर्ट होना शुरू हुआ। फिर मैं साहित्य के तबके में, चूँकि मैं जबलपुर आने के पहले ही काफ़ी अच्छे अच्छे कवि सम्मेलन वगैरह कर चुका था, और जबलपुर में भी मेरी साहित्य के क्षेत्र के लोगों से पहचान थी, और बड़े अच्छे जो वहाँ के सबसे बड़े साहित्यकार, सबसे बड़े शायर, कवि जो थे, उनसे मेरा परिचय था। और उनसे मेरी उस समय चिट्ठियाँ चलती थी, तो चिट्ठियों के माध्यम से और मेरी बातचीत होती थी। और वहाँ का सबसे प्रतिष्ठित अखबार उस समय नवभारत हुआ करता था, तो नवभारत में मेरी रचनाएं प्रकाशित होती थीं। तो जबलपुर आकर मैंने उन लोगों को से संपर्क किया, और फिर धीरे धीरे वो साहित्यिक गतिविधि यहाँ भी शुरू हो गई, जो पहले मेरी सिवनी ज़िले में थी। तो वो एक समय था जब मैंने शौक़ के लिए कवि सम्मेलन नहीं पढ़े, जब मैंने शौक़ के लिए गाया नहीं। मैं गाना इसलिए गाता था क्योंकि मुझे पैसे मिलते थे। मैं कवि सम्मेलनों में इसलिए जाता था कि मुझे कवि सम्मेलन में जाने के पैसे मिलते थे। आज मैं शौक़ के लिए करता हूँ। अब मुझे शायद उन पैसों की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी पहले थी। तो अब मैं गाना भी शौक़ के लिए गाता हूँ, मैं कवि सम्मेलन भी शौक़ के लिए करता हूँ, जाता हूँ। मैं कभी किसी भी कार्यक्रम में, अभी भी कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय मुशायरों में जाता हूँ, कवि सम्मेलन में जाता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब क्या पत्रम पुष्पम, ये यहाँ का कोड वर्ड है, बोले पत्रम पुष्पम की क्या व्यवस्था करनी है। और मैं सहृदय के साथ उनसे कहता हूँ कि जो आपकी व्यवस्था हो, आपके प्रेम के अलावा मुझे वो स्वीकार है। रंगकर्म में, चूँकि मैंने अपने स्कूली समय में, कॉलेज के समय में रंगकर्म किया। जब मैं जबलपुर आया तो यहाँ पर अच्छे रंगकर्म की टीमों से मेरा संपर्क हुआ, और रंगकर्म में मेरा काफ़ी गहरा रुझान रहा है। मैंने शेक्सपियर के ओथेलो का भी मंचन में जो सबसे प्रमुख पात्र था उसका, यागो, वो किया। मैंने बहुत सारे अपने खुद के लिखे हुए नाटक किए, कुछ हमारे डायरेक्टर्स के द्वारा लिखे हुए नाटक किए। तो रंगकर्म में भी काफ़ी मेरा दखलंदाजी थी। वो जो युवा बच्चे हैं या जो युवा साथी हैं जो करना चाहते हैं इस फील्ड में कुछ, उनके सामने जीविकोपार्जन की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उन्हें आप क्या संदेश इस माध्यम से देना चाहेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि उन्हें समझौता करना पड़ता है कला और धन के बीच में। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि आज के 25 साल पहले, या कहूँ आज के 30 साल पहले का जो समय था और आज का जो समय है, इन दोनों समयों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है। तब संसाधनों की उतनी ही कमी थी, आज संसाधनों की भरमार है। तब आर्टिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म्स की उतनी ज़्यादा कमी थी, आज
आर्टिस्ट के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये और बात है कि अब अगर मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह का एक जुनून या जिस तरह का पागलपन, चाहे वो थिएटर के लिए हो, चाहे वो साहित्य के लिए, वो हम लोगों के दिल में था, वो अब के बाद की पीढ़ी में या तो वो जुनून नहीं दिखता, और या दिखता है तो वो सीधे कमर्शलाइज्ड दिखता है ना। आज आप अभिषेक जी, शायद आप भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे जिन्होंने 1 या 2 प्ले किए होंगे, है ना, और वो सीधे बॉलीवुड के सपने देखते हैं जी। और कहीं ना कहीं उनके सपने साकार भी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, बहुत सारी वेब सीरीज़ आ रही हैं, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़, शॉर्ट मूवीज़ आ रही हैं जिसमें उन लोगों को काम मिल जा रहा है जी। तो ये बात तो ठीक है कि पहले कलाकार का जो संघर्ष होता था, अब भी हो सकता है कि वो संघर्ष हो, लेकिन अब अवसर ज़्यादा हैं, और अवसर ज़्यादा हैं तो उसका लाभ तो उठाना चाहिए। और जो बात आपने पत्रम पुष्पम की कही मेरे लिए, कि मेरा सबका अपना अपना एक स्वभाव होता है। मेरा पहले भी कभी भी मैंने मांग कर पैसे नहीं लिए, और आज भी नहीं लेता हूँ। स्वेच्छया जो दे देते हैं तो मैं ले लेता हूँ। आप हर जगह जाने गए, एक बड़ा नाम हर जगह, गीतकार के तौर पर भी आपको बॉलीवुड में सभी जानते हैं। शहनाज अख्तर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, शहनाज अख्तर जिन्होंने काफ़ी भजन अभी गाए हैं और जिनके कुछ भजन तो काफ़ी फेमस भी हुए थे, उनके गीतों के जो बोल हैं वो बोल भी सोहन सलील जी ने लिखे हैं। तो उस अनुभव के संदर्भ में बताइए कि जब एक गीतकार सोचता है तो वो मीटर में चलता है, धुन के आधार पर चलता है लिखने का क्रम, या पहले आप धुन सुनते हैं फिर उसके आधार पर लिखते हैं, या पहले लिखते हैं फिर धुन बनती है, इस तरीके का कुछ है? देखिए, मेरे साथ तो ऐसा है कि जो मीटर की बात आप कर रहे हैं ना, आजकल तो खैर बहुत सारा कुछ होने लगा है, लोग खूब कलम घसीटी करते हैं, खूब मीटर में बहर में बैठाना, ये सब करना होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सुरीले हैं ना जी, तो आप जब गुनगुनाएंगे तो सुरीला ही लगेगा। अब जैसे मेरे जो बहुत फेमस गीत हुए, उसमें एक शहनाज अख्तर ने जो गाए, एक गणराजा गणराजा, बड़ा फेमस हुआ, और लगभग गणेश उत्सव के समय में वो हर जगह पूरे देश में बजता सुनाई देता है। एक तुम हो गणेश बेमिसाल, ये गीत भी बहुत पॉपुलर हुआ है। और इसके अलावा एक गीत जो शायद इस तरफ नहीं बजा हो, लेकिन कभी कभी डिमांड पे लिखने पड़ता है, जाकि मेरा लेखन वैसा नहीं है। मेरे इस तरह के जो कैसेट्स में या सीडीज़ में जो भजन है, वो भी कहीं ना कहीं साहित्यिकता का पुट लिए हुए हैं। लेकिन कभी कभी संगीतकार या उनकी डिमांड पर लिखना पड़ता है, तो मैंने उसमें भी ये लिखा, एक देवी जी का गीत कि तेरी रोमिंग गजब की पंडा, लगा माँ को मोबाइल। तो कभी इस तरह से भी लिखना पड़ता है, और मैंने लिखा है। इसके अलावा एक बड़े प्रसिद्ध कव्वाल हैं चमन जी, उन्होंने मेरे गीत गाए हैं, मेरी गज़लें उन्होंने गाई हैं। अनिल पाठक जी सिंगर हैं, उन्होंने मेरे भजन गाए हैं। और अब भी बहुत सारे लोग प्रतीक्षा करते हैं, और वो कि मुझसे भजन लिखवाना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा जीवन का, मैंने जैसे अभी आपसे शुरुआत में कहा कि चक्र बदलता है, तो कभी बहुत समय था और अब समय की बहुत कमी होती जा रही है, तो बहुत सारे लोगों की डिमांड में पूरी कर नहीं पाता। आपके राजस्थान के पाली के एक तंवर जी हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने मेरी कुछ गज़ल कंपोज़ की है। भाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि मुझे मुंबई में फ़िल्मों में लिखने का अवसर मिला, लेकिन मैं उसका लाभ उठा नहीं पाया, या मुझे समय नहीं मिला। वो भी मुझे मौका मिला था एक फ़िल्म में गीत लिखने का, लेकिन नहीं हो पाया, मैं समय नहीं दे पाया, मैं जा नहीं पाया। तो ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि विज़न जबलपुर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसके लिए भी सोहन सलील जी का नाम जो है वो देश में जाना जाता है। तो उसके संदर्भ में बताइए, और उसके बारे में भी हम विस्तार से जानना चाहेंगे। विज़न जबलपुर जो आपने नाम लिया, दरअसल ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, हमारा ये व्यवसाय है ना। मध्य प्रदेश में
अब तो न केवल मध्य प्रदेश में, मुंबई में भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो हमारा एक एज ए बिल्डर हमारी पहचान है, डेवलपर। एक सोच थी हमारे अंदर कि जब कभी आप कहीं बाहर जाते हैं या हम ऐसी फैसिलिटीज़ का उपयोग करने के लिए सिंगापुर जाते हैं, हांगकांग जाते हैं, तो जिस तरह की होटल्स में हम रहते हैं और वहाँ जिस तरह की सुविधाएं हमको मिलती हैं, तो एक सोच थी कि क्या ये सब सुविधाएं हमें अपने घर में नहीं मिलनी चाहिए। हर किसी का सपना होता है कि जी हाँ, मिलना चाहिए, हमें अपने घर में भी मिलना चाहिए। तब एक मन में विचार आया कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आएंगे और एक ऐसा अपार्टमेंट हम बनाएंगे जो सर्विस्ड अपार्टमेंट हो, जिसमें वो सारी फैसिलिटीज़ हों जो आपको 3-4 स्टार होटल जाके स्टे करने पर होती हैं। तो ये जबलपुर का पहली हाई राइज़ बिल्डिंग थी जो इस हाइट पर बनी, लगभग 200 मीटर की इसकी हाइट है। और मध्य प्रदेश और आसपास के और भी स्टेट्स में मुझे नहीं पता और कहाँ पर हाई राइज़ सर्विस्ड अपार्टमेंट हैं, लेकिन ये पहला हाई राइज़ सर्विस्ड अपार्टमेंट हमने जबलपुर में बनाया है, जिसमें 302 फ्लैट्स हैं। और जबलपुर का सबसे ऊंचा मॉल भी इसके साथ में अटैच है, जो अभी जिसका काम हमको शुरू करना है। इसके अलावा सिवनी ज़िले में हमारी लगभग 4 कॉलोनियों पे काम कुछ कॉलोनियाँ तो बस गई और 1-2 बड़ी साइट्स हमारी चल रही हैं। जबलपुर में भी हमने शुरुआत की थी पहले एक 16 एकड़ की टाउनशिप पे। वो कंप्लीट करने के बाद हमने विज़न को लॉन्च किया। अभी विज़न का काम 80% लगभग पूरा हो गया है। सामने के टावर्स में लोग रहने भी लगे हैं। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके 200 फीट की हाइट पर हमने स्काई वॉक बना रहे हैं। लगभग जब 200 फीट की हाइट पर आप वॉकिंग करेंगे, एक वॉकिंग ट्रैक होगा जहाँ पर आप वॉकिंग करेंगे, जो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री एयर में घूमने का एक अलग ही आनंद होगा। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जिसकी रूफटॉप पे हेलीपैड है और बाकी सारी सर्विसेज हैं जो सर्विसेज होनी चाहिए। तो बस यही छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं। छोटा मोटा नहीं, मैं अभी तक जो भी सुन रहा हूँ, चाहे वो संगीत के क्षेत्र से हो, चाहे रंगमंच के क्षेत्र से हो, चाहे काव्य रचनाओं से जुड़ा हुआ हो, और बिजनेस भी, ये व्यावसायिक पक्ष था। लेकिन जो हाइट 200 फीट जो आपने जिक्र किया, ये आपकी हाइट 200 फीट से भी शायद बहुत ऊंची है और सोच भी। अब वापस पलट करके हम आते हैं साहित्य की ओर। आपका आगमन कोटा में हुआ जनकवि विपिन मणि जी के हीरक जयंती समारोह में। हम भी वहाँ पहुँचे थे, खचाखच भरा हुआ पूरा ऑडिटोरियम। और मैं आपको बताऊं कि कोटा के अंदर ये कहा जाता है कि इस ऑडिटोरियम को भर पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि 803 का स्पेस और उसके बाद भी लोग खड़े हुए हैं। वो स्थिति कोटा के श्रोताओं को और कोटा के जो कवि हैं, जो युवा जनमानस है, उसे आप कितना समृद्ध पाते हैं कल जैसा आपने देखा? एक चीज़, हाँ, पहले तो ये बात हम कर लें कि मैं जो कोटा मेरा आगमन हुआ है, ये जन कवि स्वर्गीय विपिन मणि जी के हीरक जयंती पे, उनके 75वें जन्म दिवस के अवसर पर मैं यहाँ आया। स्वर्गीय विपिन मणि जी के सुपुत्र, बड़े सुपुत्र डॉक्टर उदय मणि जी, जो बहुत कमाल के शायर हैं, बहुत अच्छे। अब आपने मेरा इंटरव्यू लिया है तो जिन चीज़ों से आप मुझे जुड़ा हुआ पा रहे हैं, और चूँकि आप कोटा के ही हैं या कोटा में कार्य करते हैं, तो कोटा के डॉक्टर उदय मणि कौशिक जी का भी जीवन क्रम देखेंगे तो वो सारी अभिरुचियाँ उनमें भी हैं। तो निश्चित रूप से जब दो व्यक्तियों में अभिरुचियों की समानता हो और वैचारिक समानता हो, तो वो आपस में बहुत गाढ़े और गहरे मित्र हो जाते हैं। तो उदय मणि जी से मेरी बड़ी प्रगाढ़ मित्रता होने के साथ साथ ये न केवल व्यक्तिगत मित्रता है, ये हमारी पारिवारिक मित्रता है। हमारे पारिवारिक संबंध एक दूसरे के परिवारों से हैं। और मेरा ये कोटा आना पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले मैं 2 आयोजनों में और आ चुका हूँ। और एक चीज़ मैं कोटा के बारे में कहूँ तो निश्चित रूप से जो रचनाधर्मिता, जो सृजनशीलता कोटा के व्यक्तियों में, और न केवल व्यक्तियों में बल्कि इस शहर में दिखाई देती है। आप बहुत सारे शहरों को घूमकर आएँ, देखें,
तो इतना सुंदर शहर जो कोटा है, और यहाँ पर वो रचनात्मकता दिखती है। आप बहुत सारे ऐसे चौराहे हैं जिन्हें इतनी रचनात्मक तरीके से, इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है। यहाँ के पार्क्स हैं, अभी सुना है कि यहाँ नया रिवर फ्रंट भी बना हुआ है, बहुत अद्भुत कलाकृतियों से भरा हुआ है। तो बड़े कलात्मक और रचनात्मक शहर है कोटा। साहित्य की बात, चूँकि मैं जब भी आया हूँ यहाँ पर साहित्यिक आयोजन में ही आया हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे और बहुत बड़े साहित्यकार इस कोटा की धरती से निकले हैं, जिन्होंने पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अपने कोटा के नाम को रोशन किया है। न केवल साहित्य में, संगीत में भी आप देखें, अभी आपके कोटा में ही रहने वाला एक बच्चा, जैसे मेरे पिछले प्रवास के दौरान मैंने डॉक्टर उदयमणि के घर में बैठकर उसका गाना सुना था। वो आज समय इंडियन आइडल में कमाल कर रहा है। पीयूष पंवार, श्रेया घोषाल आपके कोटा में रह चुकी हैं, बहुत नामी सिंगर। और कोटा बड़ा साहित्यिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, मैं किसी उसका विभाजन नहीं करूंगा कि रंग कर्म के दृष्टिकोण से या काव्य के दृष्टिकोण से या संगीत, जो एक सांस्कृतिक कल्चर जो है, जो एक पृष्ठभूमि है, इसमें मैं कोटा को बहुत समृद्ध पाता हूँ। यहाँ पर जितने यशस्वी कवि शायर यहाँ पर हुए हैं, उतने ही मनस्वी यहाँ के श्रोता हैं। बड़े मन से यहाँ पर लोग सुनते हैं, और निश्चित रूप से बाहरी व्यक्तियों के, मेहमानों की आवभगत के लिए तो पूरा राजस्थान जाना जाता है। तो मैं कोटा का बहुत आभारी हूँ कि इसने मुझे अपना स्नेह दिया। चलते चलते अंतिम दौर में हम हैं, और आपकी जो रचनाएं हैं, चूँकि आप संगीत से भी हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि आप अपनी रचना सुनाइए, तो वो बड़ा अधूरा सा लगेगा। मैं चाहूँगा कि रचनाओं को आप गुनगुनाइए। अब ये तो बड़े धर्म संकट की स्थिति में आपने रखा है। अब मैं सुना दूं तो चलेगा? नहीं, जैसा आप चाहें, लेकिन हम आपसे कुछ मतलब आप गुनगुनाएंगे नहीं तो वो भी थोड़ा सा अधूरा सा लगेगा। चाहे आप पंक्तियां सुना दीजिए, लेकिन हम आपसे संगीत के तौर पर कुछ ना कुछ तो सुनना चाहेंगे। संगीत के तौर पर कुछ अलग से चीज़ सुन लें जी। अगर मेरी किसी रचना की बात करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें कहना चाहूँगा जो किसी को कोई संदेश दे सके। जी। तो मैं जो कोटा की तरुणाई की बड़ा प्रशंसक हूँ। यहाँ के जो युवकों का उत्साह, अभी चाहे वो कल का ही कार्यक्रम देखो, तो जो नए बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी ने जिस उत्साह से, जिस समर्पण भाव से यहाँ पर काम किया है, तो कभी मैं भी इस उम्र से होकर गुज़रा हूँ, और तब मैंने अगर कहा कि ये जो तरुणाई है, ये जो स्वप्न देखती है, ये स्वप्न इंसान के जीवन को बना देता है। अब देखना ये है कि इसने स्वप्न क्या देखा है। चाहे अगर वो सकारात्मक स्वप्न देख ले तो निश्चित रूप से वो बहुत आगे जाकर निकल जाते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कहता हूं कि ओ मेरी नव तरुणाई के पहले सपने, तूने मेरे जीवन को संचार दिया है। जग समुद्र में दिशाहीन जीवन नैया को बुद्धि, बाहुबल, साहस की पतवार दिया है। मैं अलसाया अवचेतन सा दिग्भ्रमित हो, उम्र डगर को अपलक विस्मित ताक रहा था। मूढ़मती था सुख जल लेकर पास में अपने, यहाँ वहाँ बस कूप दुखों के झांक रहा था। तूने आकर दिखलाया है दर्पण मुझको, और मतवाले जीव को प्रेम का सार दिया है। ओ मेरी नवतरुणाई के पहले सपने, तूने मेरे जीवन को संचार दिया है। और हम ये चाहें कि आपसे संगीत के तौर पर कुछ सुनना, कोई गीत अगर आप अपनी आवाज़ में सुनाएं तो हमारे श्रोता भी और हम भी थोड़े से और समृद्ध हो जाएं। अचानक से कोई गीत थोड़ा सा रिवर्स में चले जाइए। नहीं, वो जो गीत हम लोग मंचों पे गाते हैं वो तो जाहिर सी बात है कॉपीज़ हैं, चाहे मुकेश जी का हो चाहे किसी का हो।
और आप किस तरह का गीत गाने की चाहे या मेरे ही गीत को गुनगुनाने के लिए कह रहे हैं तो जैसा भी आप चाहें। तो चलिए मैं ऐसा कुछ सुना देता हूँ जो आपको शायद पसंद आए कि तुम बिन प्रीतम जीवन में यूं आए दिन मधुमास के, तुम बिन प्रीतम जीवन में यूं आए दिन मधुमास के, 4 दिनों में 4 दिनों में 4 दिनों में सूख के झर गए जैसे फूल पलास के, तुम बिन प्रीतम। क्या बात है। कभी कभी जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष बैठे हों जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि सुनने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि आज तो गागर में सागर भर गया, कुछ ऐसा ही आज सोहन सलील जी के साथ बैठ कर के मैं अनुभव कर रहा था। निश्चित तौर पर आप भी ऐसी ही कुछ अनुभूति कैमरे के उस पार ले रहे होंगे। आप पधारे, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और कोटा के बारे में जो कुछ आपने कहा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख रहे थे राजस्थान कवरेज, साहित्य कवरेज में आज आप सुन रहे थे सोहन सलील जी को। कैसा लगा आपको कार्यक्रम? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।